हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर नंबर 4 इंडेक्स 38 इंटेंजिबल एसेट्स। क्या पढ़ा था सर हमने, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। देखो, इसमें सबसे पहले हमने बात किया था डेफिनेशन के बारे में। क्या होता है इंटेंजिबल एसेट? इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस एंड हेल्प फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। याद हो गया? वापस रिपीट कर देता हूं, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफिएबल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि या तो ये सेपरेबल होगा या फिर क्या होगा, अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स। फिर क्या बोला? नॉन मॉनेटरी एसेट। नॉन मॉनेटरी एसेट में क्या पढ़ा था? जहां पे रिकवरेबल अमाउंट क्या हो, फिक्स नहीं हो, मतलब उस एसेट्स को बेचने से अपने को मिलेगा कितना, ये फिक्स नहीं होना चाहिए। ओके, बेचने से या ट्रांसफर करने, एक्सचेंज से कोई फिक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हम सबको पता है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ओके, और लास्ट वन क्या था? हेल्प फॉर यूज इन। आपने उसको किस पर्पज के लिए अपने पास रखा है? क्या आपने प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए रखा है? क्या आपने दूसरों को रेंटल किराए पर देने के लिए वो एसेट को रख रखा है? या फिर आपने खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए आपने उसको यूज किया? सर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज कैसे हो सकता है? जैसे कि सॉफ्टवेयर खरीदा आपने तो वो आपके ऑफिस में काम आ रहा है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज हो सकता है। ओके, फिर क्या था? आइडेंटिफिएबल हम बात कर चुके हैं। फिर गाइडेंस की, सर हमने कोई एसेट खरीदा, उसमें कुछ पार्ट, उसका कुछ कंपोनेंट क्या है, टेंजिबल है और कुछ कंपोनेंट इनटेंजिबल है। अब हम उसको टेंजिबल एसेट माने, मतलब पीपीई कंसीडर करें, या इंटेंजिबल एसेट कंसीडर करें, तो सिंपल ये देखना कि ज्यादा सिग्निफिकेंट, मोर सिग्निफिकेंट पोर्शन कौन सा है। क्या वो टेंजिबल है या इंटेंजिबल? अगर टेंजिबल है तो वो पीपीई कहलाएगा, अगर इंटेंजिबल है तो वो इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा। समझा? चलो, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बिल्कुल सेम था इंडेक्स 16 के जैसा ही। क्या किसी भी इंटेंजिबल एसेट को कब आप अपनी बुक में रिकॉग्नाइज करेंगे? इफ एंड ओनली इफ, क्या कहा? प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है, फिर इसके रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। कौन कौन से? सर हमने टोटल ना शायद 6 क्वेश्चंस कर लिए थे, और एक बार रिकॉल करवा देता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था क्या, मार्केट शेयर के बारे में। क्या मार्केट शेयर को आप इंटेंजिबल एसेट कंसिडर करेंगे? तो कहा नहीं जी, मार्केट शेयर बनते बनते बन गया, वो सेल्फ जनरेट हुआ है, ये कोई आइडेंटिफिएबल एसेट नहीं है। मतलब ना तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो, ना तो ये सेपरेबल है, और ना ही ये अराइज हुआ है फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स, तो इसे आप इंटेंजिबल एसेट कंसिडर नहीं करेंगे। फिर कहा था कि स्टाफ को ट्रेंड किया अलग अलग टॉपिक्स पे, तो मैंने कहा भैया स्टाफ को ट्रेंड की अच्छी बात है, इससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा, बट आपका इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पे किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपका स्टाफ पे कंट्रोल नहीं है, वो कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिजाइन करके जा सकता है, और फिर ये बेनिफिट किसको मिलेगा? किसी और कंपनी को मिलेगा। तो भैया आपका कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये इंटेंजिबल एसेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन आया था वो एडवर्टीजमेंट का था कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा क्या इंटेंजिबल एसेट होगा? का नहीं जी, एडवर्टीजमेंट का खर्चा इंटेंजिबल एसेट नहीं होगा, भले ही उस एडवर्टीजमेंट से आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। एक तो क्या डायरेक्टली आप पता नहीं कर सकते कि आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है, आप रिलेट नहीं कर सकते कि इस एडवर्टीजमेंट की वजह से इतना आपने को बेनिफिट मिला है। तो ये अच्छा इंटरनली जनरेट किया आपने या खर्चा किया? सर खर्चा तो किया है, लेकिन ये क्या है, ना तो ये सेपरेबल है, ना तो हम इसको अलग से बेच सकते हैं, ना ही ये कोई अराइज हुआ कोई कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट से। तो ये सब बातें लिखकर आप आएंगे। हाँ, अब बात आती है क्योंकि इंटेंजिबल एसेट नहीं है तो खर्चा है, तो खर्चा कब माना? एक्रूअल बेसिस पे माना जाता है। कभी भी इंडेक्स में देख लेना, खर्चे को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? एक्रूअल बेसिस पे। तो 7 लाख तो करंट ईयर के लिए था, 1 लाख आपने नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया, इसका मतलब वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, और नेक्स्ट ईयर 4 लाख जो पे किया वो और प्रीपेड एट द बिगिनिंग, दोनों मिलाकर 5 लाख रुपए आप पीएनएल में चार्ज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आया था कि फ्रेंचाइजी खरीदा है अपन ने 1 करोड़ में, तो मैंने कहा इंटेंजिबल एसेट कंसीडर करोगे, लेकिन ये जो आप रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हो बेस्ड ऑन द सेल्स, तो ये जो भी आप पेमेंट मान रहे हैं उसे नॉर्मल एक्सपेंस मान के पीएनएल में चार्ज कर दिया जाएगा, इसे कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। जो फिफ्थ क्वेश्चन आया था वो था कि आपने डेटा कलेक्ट किया, कस्टमर की लिस्ट तैयार कर ली है, कस्टमर के नेम और उनके एड्रेसेस तैयार कर लिए हैं, तो अब बताइए क्या ये आप अपनी बुक में रिकॉग्नाइज करेंगे? तो कहा ये इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। आप सिंपल, अगर लैंग्वेज अगर टफ लग रही हो तो सिंपल लिख के आना, दीज आर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। आपने इंटरनली जनरेट किया है इसको, कोई पे करके नहीं खरीदा है, इसलिए आप इसे अपने बुक में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इंटरनली जनरेटेड के अंदर स्पेसिफिकली प्रोहिबिट कर रखा है, आगे चल के क्वेश्चन आएगा
स्पेसिफिकली इनको प्रोहिबिट कर रखा है। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आगे चल के ये चीज लिखवाई जाएगी कि भैया ये इंटरनली जनरेटेड है, उसको कंसिडर नहीं करना है। कहाँ आएगा? यहाँ, आइटम दैट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट, जिसमें कस्टमर लिस्ट भी नाम है, कस्टमर लिस्ट भी नाम आ जाएगा। ओके, तो ये सब बातें आएंगे भी, है ना, टेंशन नहीं लेना, आगे भी आ जाएंगी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले आ गया क्योंकि वो डेफिनेशन से रिलेट कर रहा था। तो कस्टमर लिस्ट, इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट को स्पेसिफिकली प्रोहिबिट कर रखा है कि आप उसे इंटेंजिबल एसेट कंसिडर नहीं करेंगे, अपनी बुक में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ओके, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला सर? नेक्स्ट वाला सेम अगेन स्टाफ के रिगार्डिंग था कि वो इंजीनियर थे, वो एचआर पॉलिसी हमारी ऐसी है वो छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे भैया किसी का कोई भरोसा नहीं है, तुम कितना भी एचआर पॉलिसी बना लो, है ना, ये एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो जाएगा, और रह सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा जाएगा, बट हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो ये अपन ने क्या कर लिया, एक छोटा सा रिकॉल कर लिया क्वेश्चंस का और कल जो पढ़ा था उसका। हाँ, थोड़ा बहुत आगे का भी आ गया, जैसे कस्टमर लिस्ट वगैरह स्पेसिफिकली प्रोहिबिट है, बट ठीक है, उसको पहले मैनेजेबल है, वो मैनेजेबल है, कस्टमर लिस्ट है, आपने एडवर्टाइज किया, आपको कस्टमर के डेटा कलेक्ट हुए, ये इंटरनली आपने जनरेट किए, ठीक है ना, कलेक्ट धीरे धीरे हो गए, आपने तो एडवर्टीजमेंट किया, ये कलेक्ट हो गया डेटा, तो ये आप इंटेंजिबल एसेट कंसिडर नहीं करेंगे। आपने कोई कस्टमर लिस्ट खरीदने के लिए ही पैसा नहीं दिया था, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें सर? अब हम आगे बढ़ेंगे, और क्या है, अब क्या आएगा? अब आएगा यहाँ पर मेजरमेंट। क्या आएगा? मेजरमेंट। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेंगे, देखो जरा, मेजरमेंट। वो दो क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे ना, नहीं लिखे तो पहले वो जरूर लिखना ना, आलसपना बिल्कुल मत दिखाना तुम लोग। मेजरमेंट, बुक में रिकॉर्ड किस वैल्यू पे किया जाएगा? जिसमें पहला है इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट सबसे पहले आप उसे बुक में किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे? तो पहला पार्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट, कि उस कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा जिसे कैपिटलाइज किया जा रहा है। इफ एसेट इज परचेज्ड, इफ एसेट इज परचेज्ड, आपको याद है पीपीई के अंदर क्या क्या था? आपको याद है कि पीपीई के अंदर ऐसा क्या क्या चीजें थी? यहाँ पे लिखना जरा सर। पीपीई के अंदर ना पहला था परचेज प्राइस, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट वगैरह लेस कर दिया जाएगा, बिल्कुल लेस ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स वगैरह। दूसरा नॉन रिफंडेबल टैक्सेस था सर, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, करेक्ट, तो वो भी लिख देते हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था? ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। और उसमें हम देखेंगे लिस्ट होती है कि इंक्लूड क्या क्या करना है और क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है। और क्या हुआ करता था पीपी के अंदर? सर पीपी के अंदर होता था डीकमीशनिंग कॉस्ट, डीकमीशनिंग कॉस्ट, वो भी कैसा? एट प्रेजेंट वैल्यू, एट प्रेजेंट वैल्यू। ओके सिंपल। अब एक बात बताओ, अब हम पीपी की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं इंटेंजिबल एसेट की। तो इंटेंजिबल एसेट में क्या होगा सर? इंटेंजिबल एसेट में ना परचेज प्राइस ओके है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी ओके है, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस भी ओके, उसमें देख लेंगे कौन सा इंक्लूड करना है कौन सा नहीं करना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्या कि ये जो डीकमीशनिंग कॉस्ट है ये नहीं आएगा। इसको लिखा है ना, लिखा है, लिखना है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो भी लिखो और कट करो। डीकमीशनिंग कॉस्ट इंटेंजिबल में नहीं होता। सर पीपी में क्यों होता है? अरे वहां पे तो तुम मशीनरीज वगैरह जमीन में ऐसा इंस्टॉल करते हो और फिर जमीन को वापस रिस्टोर करके देते हो, तो उस लैंड को रिस्टोर करने का कॉस्ट डीकमीशनिंग कॉस्ट कहलाता है। तो पीबी के केस में तो ये कॉस्ट लगना पॉसिबल है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट में ये कॉस्ट इनकर नहीं होता है। इसको हटा देना, ये चांस ही नहीं है, आएगा नहीं, क्वेश्चन में नहीं आएगा, कोई डीकमीशनिंग कॉस्ट होता ही नहीं है।
तो ये नहीं आएगा, बाकी तीनों सेम रहेगा। ओके, और फिर क्या था उसमें हमने पढ़ा था पीपी के अंदर डेफर्ड कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन तो बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। डेफर्ड कंसिडरेशन सेम एज इंडिया 16 लिख देंगे। और ऐसे ही एक्सचेंज ऑफ एसेट, एक्सचेंज ऑफ एसेट ये भी बिल्कुल सेम रहने वाला है, सेम एज इंडिया 16, सेम एज इंडिया 16। सर हम भी ऐसे लिख दें? बिल्कुल, तुम भी ऐसे लिख दो, कोई पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। इवन ये लिखने से हमको ये फायदा होता है कि हमको याद हो जाता है कि अच्छा ये तो इंडिया 16 और 38 के अंदर कॉमन चीजें थी। ओके, अब क्या करें सर? अब आ जाओ अपने नोट्स के अंदर, चलो नोट्स ओपन करते हैं। ये रहे नोट्स मेजरमेंट। सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट ऑलवेज एट कॉस्ट। कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट में देखो इफ एसेट इज परचेज क्या क्या रखा अपन ने? परचेज प्राइस रखा, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस रखा और ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस रखा। डीकमीशनिंग कॉस्ट को हटा दिया गया यहां से। फिर उसके बाद परचेज प्राइस को डिटेल में देखा तो लेस करना भैया, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह, रिबेट वगैरह, कैश डिस्काउंट लेस नहीं होगा। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इसके रिगार्डिंग हमको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, वो टैक्सेस भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस जिसमें इंक्लूड क्या करना है? एम्प्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ साइट, प्रोफेशनल फीस, ये सब एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। सर एम्प्लॉय कॉस्ट वो ट्रेनिंग कॉस्ट की बातें हैं क्या? नहीं, एम्प्लॉइज अगर लगे हो, डेवलप करने में लगे हो किसी एसेट को तो वो है यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद क्या इंक्लूड नहीं करना है? कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट हुआ, एडवर्टाइजिंग वगैरह हुआ, ये सब इंक्लूड नहीं करना। ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना। अभी अपन ने क्वेश्चन भी कर लिया ना इसके रिगार्डिंग, एडवर्टीजमेंट का कल हमने क्वेश्चन कर लिया था, हमने ट्रेनिंग कॉस्ट का क्वेश्चन कर लिया था, तो ये चीज हमने यहाँ पे कवर भी कर ली है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल ओवरहेड, इसको भी एसेट का कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे और ऑपरेटिंग लॉसेस को भी कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, एडवर्टीजिंग का क्वेश्चन नंबर था अपना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? आई थिंक सेकंड था, चेक करेंगे। और ट्रेनिंग कॉस्ट का देख लेते हैं। एडवर्टाइजिंग का क्वेश्चन नंबर था अपना क्वेश्चन नंबर, सर ट्रेनिंग वाला था क्वेश्चन नंबर 2 और एडवर्टाइजिंग का था क्वेश्चन नंबर 3। ट्रेनिंग का था क्वेश्चन नंबर 2 और ये एडवर्टाइजिंग का था क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर है ना 6 भी ट्रेनिंग का ही था, लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्रेनिंग कॉस्ट का ही था। तो हमने क्लियरली बोला कि भैया ये कॉस्ट कंसिडर नहीं होगी और इसके रिगार्डिंग कोई इंटेंजिबल एसेट भी जनरेट नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल ओवरहेड, ऑपरेटिंग लॉसेस वगैरह। ठीक है, चलिए डन। तो ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती है। तो अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया है तो हम कह रहे हैं कि भैया क्या हमारी इंटेंजिबल एसेट डेवलप होगी? नहीं, नहीं हुई है। आगे बढ़ो नेक्स्ट। डेफर्ड कंसिडरेशन में वही बात कि भैया कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट क्या होगा? कैश प्राइस होगा इक्विवेलेंट एट द रिकॉग्निशन डेट, और जो भी एक्स्ट्रा पे किया वो इंटरेस्ट का खर्चा माना जाएगा ओवर द क्रेडिट पीरियड। ऑब्वियसली हम क्या मानते हैं? एक्रूअल बेसिस पे, ऑन एक्रूअल बेसिस, ऑन एक्रूअल बेसिस। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज के अंदर प्रायोरिटी ऑर्डर सेट होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या होगा? प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब वही फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, देन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड और देन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन। लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस हुआ तो फिर केवल कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन पे आप एसेट को रिकॉर्ड कर लोगे। सिंपल। चलिए, ये यहां तक 3 पॉइंट हमने कवर कर लिया। फिर ये जो आएगा, ये नेक्स्ट जो आएगा पॉइंट वो नया आएगा, एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। लेकिन पहले, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो जरा, एक्स लिमिटेड परचेज अ स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंस सॉफ्टवेयर एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 30 लाख। 30 लाख रुपए पर इसने क्या किया है? एक सॉफ्टवेयर खरीदा एंड पेड 50,000 टुवर्ड परचेज टैक्स विच इज नॉन रिफंडेबल। ठीक है, कॉस्ट की कैलकुलेशन करवाएगा। तो क्या क्या चीजें कवर हो रही है यहाँ पर? तो सर एक तो लिस्ट प्राइस है 30 लाख, 30 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर लिस्ट प्राइस, 50,000 क्या है टुवर्ड परचेज टैक्स,
तो परचेज टैक्स है विच इज नॉन रिफंडेबल, ओके, विच इज नॉन रिफंडेबल, तो ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, बिल्कुल नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। इन एडिशन टू दिस द एंटिटी ग्रांटेड अ ट्रेड डिस्काउंट, 5% का ट्रेड डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, ऑन द लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस से 5% का डिस्काउंट 30 लाख पे। ये मैं कलर चेंज कर दूंगा इसका थोड़ा सा, ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आए। ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट किस पे लगेगा, लिस्ट प्राइस पे लगेगा 30 लाख पे। 30 लाख का लिस्ट प्राइस था, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 5% लिस्ट प्राइस पे लग जाएगा। एक्स लिमिटेड incurred cost 7 lakh toward customization of software for its intended use, तो ये कस्टमाइजेशन का खर्चा लग गया 7 लाख रुपए का, ये भी कंसिडर किया जाएगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में आएगा। एक्स लिमिटेड ऑल्सो परचेज अ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, पीपी के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन था, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का, भैया ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको आप अलग से भी ले सकते हो, तो ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, सिंपल। तो 2 लाख रुपए जो आपका मेंटेनेंस का लगा, 5 ईयर मेंटेनेंस, तो ये हर साल आप थोड़ा थोड़ा खर्चा बुक करते चलेंगे। अगर जब आपने एडवांस में दे दिया तो आप इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपने परचेज किया है, पे कर दिया है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस माना जाएगा, ना कि इंटेंजिबल एसेट। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस माना जाएगा, ना कि इंटेंजिबल एसेट, और एक्चुअल बेसिस पे आप हर साल से थोड़ा थोड़ा खर्चा बुक करते चलेंगे। आइडेंटिफाई एट व्हाट कॉस्ट इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, तो 30 लाख में से 5% हटा दो, 50,000 और 7 लाख को ऐड कर दो। लिखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। सबसे पहले तो लिस्ट प्राइस 30 लाख का, लिस्ट प्राइस 30 लाख, लेस कर देना ट्रेड डिस्काउंट, लेस कर देना ट्रेड डिस्काउंट, एट द रेट 5%, तो 30 लाख का 5% कितना, 1,50,000, 1,50,000 कितना बचेगा, ये 28,50,000, 28,50,000। फिर दो आइटम और ऐड करना, एक 50,000 का था और एक 7 लाख का था, तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड कर दूं, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स, ये 50,000 हो गया, और ऐड क्या कर देंगे, कस्टमाइजेशन फीस, तो कस्टमाइजेशन कॉस्ट ऐड कर दो, कस्टमाइजेशन कॉस्ट 7 लाख रुपए का, अब लगा दीजिए टोटल, 2850 और 50 हो गया 29, 29 और 7 हो गया कितना, 36, 36 लाख, 36 लाख रुपए, 36 लाख रुपए इसकी टोटल कॉस्ट, 36 लाख रुपए इसकी टोटल कॉस्ट। ओके, नोट, नोट डाल दो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट the maintenance contract of rupees 2 lakh, of rupees 2 lakh is an expense, is an expense, and therefore should be taken as a prepaid expense,
should be taken as prepaid expense. Should be taken as prepaid expense and charged to P&L, profit and loss. Charged to P&L, profit and loss over a period of 5 years. Over a period of 5 years. ओके, तो 5 सालों में आप क्या करेंगे, इसका खर्चा थोड़ा थोड़ा करके बुक करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. ठीक है जी, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्योंकि खर्चा तो बुक एक्रूअल बेसिस पे ही होगा, भले ही आपने सारा का सारा पहले पे कर दिया हो, दैट डजंट मैटर. आप खर्चा ओवर द पीरियड ही बुक करेंगे एक्रूअल बेसिस पे. ना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. ये भी कॉस्ट डिटरमाइन करने का ही है, इनिशियल मेजरमेंट का ही ये क्वेश्चन है. Venus India Private Limited acquired a software for its internal use costing 10 lakh. ओके, 10 लाख रुपए का इंटरनल यूज के लिए. इंटरनली जनरेटेड नहीं है ये, इंटरनल यूज के लिए तुमने सॉफ्टवेयर एक्वायर किया. एक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, कोई ये मत सोच लेना इंटरनल यूज, अच्छा इंटरनली जनरेटेड एसेट है, नहीं. सॉफ्टवेयर खरीदा है, कितने में खरीदा, 10 लाख रुपए में खरीदा आपने. ठीक है. अमाउंट पेबल फॉर द सॉफ्टवेयर कैसा, 6 लाख तो इमीडिएटली जाएगा, 6 लाख इमीडिएटली, और 4 लाख इन 1 ईयर टाइम. ओके, 4 लाख कब जाएंगे, 1 साल बाद जाएगा. तो सर इसमें तो कैश कंपोनेंट और इंटरेस्ट कंपोनेंट अलग करना पड़ेगा. बिल्कुल, तो अपन इसका प्रेजेंट वैल्यू डिसाइड कर लेंगे. फिर उसके बाद परचेज टैक्स है 1 लाख रुपए, इंक्लूड किया जाएगा. एंट्री टैक्स है 10% रिकवरेबल है, लेकिन ये तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा. लीगल फीस इंक्लूड किया जाएगा. कंसल्टेंसी फीस फॉर इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड किया जाएगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने को दे रखा है, ताकि इस 4 लाख रुपए पर ये 10% अप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर कर लूं और बाकी इंटरेस्ट एलिमेंट को मैं हटा दूं. कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन बता दीजिए. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. लिखो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट में सबसे पहले क्या क्या आएगा, जो आपने कैश पे कर दिया है. कैश पेड कितने रुपए, 6 लाख रुपए. 6 लाख रुपए कैश जो आपने पे कर दिए हैं. और डेफर्ड कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन कितना, 4 लाख रुपए. 1 साल बाद देंगे ना, तो डिवाइड कर दो 1.10 से, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा. ये आया 363636. ओके, केवल 0.909 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हो. परचेज टैक्स, परचेज टैक्स 1 लाख रुपए का इंक्लूड हो जाएगा. एंट्री टैक्स का क्या करेंगे सर, एंट्री टैक्स रिकवरेबल है ना, तो इसको इंक्लूड नहीं किया ना. एंट्री टैक्स नॉट टू बी कंसिडर्ड, नॉट टू बी considered as it is a refundable tax. It is a refundable tax. ओके, तो इसको इंक्लूड ही नहीं करना है, इसको इंक्लूड ही नहीं करना है. लीगल फीस बिल्कुल इंक्लूड होगी. लीगल फीस कितना, कितना था लीगल फीस, 87,000, और कंसल्टेंसी फी है 120. 87,000 और कंसल्टेंसी है, कंसल्टेंसी फीस फॉर इंप्लीमेंटेशन
कंसल्टेंसी फीस फॉर इम्प्लीमेंटेशन 1,20,000, 1,20,000। ओके, टोटल लगा देते हैं, कितना आएगा 12,70,636 कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, तो कितना कॉस्ट तुमको कैपिटलाइज करना है? कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, डन। ओके जी, चलिए हो गया सर ये क्वेश्चन भी अच्छा था। एंट्री टैक्स को कंसिडर नहीं करना था और डेफर्ड कंसिडरेशन जो पार्ट था उसको हमको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कंसिडर करना था ताकि उसमें से इंटरेस्ट एलिमेंट हट जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है सर ये क्वेश्चन। सन लिमिटेड एक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर, सन लिमिटेड एक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर, सन लिमिटेड ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर एक्वायर किया है, किससे? अर्थ लिमिटेड से, इन एक्सचेंज फॉर अ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। ओके ठीक है, तो सन लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर एक्वायर किया है, बदले में टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस दिया, मतलब सर ये तो एक्सचेंज ऑफ एसेट का क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल, तो प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। द टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस इज कैरिड एट ₹5 लाख, 5 लाख रुपए पे कैरिड एट, मतलब कैरिंग अमाउंट इसका 5 लाख है इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड। ओके, सॉफ्टवेयर इज कैरिड एट 10,000 इन द बुक्स ऑफ अर्थ लिमिटेड विच इज नॉट द फेयर वैल्यू। ओके, फेयर वैल्यू नहीं दे रहा, तो पहले तो मैं ये डेटा लिख देता हूँ कि सन लिमिटेड ने क्या एक्वायर किया है, एक्वायर्ड एसेट क्या है और गिवन एसेट क्या है ना, एसेट एक्वायर्ड और एसेट गिवन। ऐसे ही फिर मैं अर्थ के लिए लिख देता हूँ, तो सन ने क्या एक्वायर किया, सॉफ्टवेयर। ओके, तो एक तरफ लिख देता हूं भाई सन लिमिटेड, और एक अर्थ लिमिटेड, अर्थ लिमिटेड, सन लिमिटेड और अर्थ लिमिटेड। इसमें एक तो लिख देते हैं एक्वायर्ड एसेट, और एक लिख देते हैं एसेट गिवन, एसेट गिवन। बदले में दिया क्या आपने, एसेट गिवन। सन ने क्या एक्वायर किया था, सन लिमिटेड एक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, तो सन लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर एक्वायर किया है, मतलब टेलीकम्युनिकेशन जो लाइसेंस है वो दे दिया, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। ओके, एसेट गिवन। ऐसे ही अर्थ, अर्थ के केस में क्या होगा, अर्थ के केस में फिर लाइसेंस एक्वायर किया उसने, और सॉफ्टवेयर एसेट गिवन में आ जाएगा। ठीक है, अब एसेट गिवन का आपको कैरिंग अमाउंट, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस सन की बुक में 5 लाख था, सन की बुक में जो लाइसेंस था वो 5 लाख उसका कैरिंग अमाउंट था, एसेट गिवन, कैरिंग अमाउंट लिख देता हूं 5 लाख, कैरिंग अमाउंट 5 लाख। सर अब कोई बच्चा पूछ रहा है सर सॉफ्टवेयर का कैरिंग अमाउंट कितना है सन की बुक में, अरे भाई कैरिंग अमाउंट मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू शो रखा है किस अमाउंट पे, तो बैलेंस शीट में तो लाइसेंस होगा ना जो उसके बुक में था, सॉफ्टवेयर तो उसने अभी खरीदा है, वो तो हम बताएंगे कि उस सॉफ्टवेयर को किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करना है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का कैरिंग अमाउंट कितना बता रहे हैं, 10,000, किसकी बुक्स में, अर्थ की बुक्स में, ऑब्वियसली कैरिंग अमाउंट 10,000, कैरिंग अमाउंट कितना, 10,000। ऑलरेडी बैलेंस शीट में कौन सा एसेट शो रखा है, जो हमने एसेट गिवन, जो हमने एसेट दिया है वो हमारी बुक में शो रहा होगा, किस अमाउंट पे शो रहा है वो हमको बता दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, अलग अलग केसेस में एंट्रीज पास करना है सन और अर्थ की बुक में। पहला, फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर 520 और फेयर वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन लाइसेंसेस 5 लाख, दोनों का फेयर वैल्यू आपको गिवन है। तो अगर ऐसा केस हुआ, अलग अलग सिचुएशन है, तो सिचुएशन 1 की बात करते हैं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 1, सिचुएशन 1, सिचुएशन 1 में क्या होगा,
सन लिमिटेड क्या एंट्री करेगा और अर्थ लिमिटेड क्या एंट्री करेगा। सन लिमिटेड की बात करते हैं। सन लिमिटेड अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा। तो सर सन लिमिटेड ने एक्वायर क्या किया है, सॉफ्टवेयर। सन लिमिटेड ने एक्वायर क्या किया है, सॉफ्टवेयर, और दिया क्या, लाइसेंस। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बचपन में पढ़ा है ना। तो सॉफ्टवेयर डेबिट कर दो, लाइसेंस को क्रेडिट कर दो। तो सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट, सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट, और लाइसेंस, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस को आप क्रेडिट कर दो। टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस को आप क्रेडिट कर दो। ओके, अब बात आती है कि किस अमाउंट पे वैल्यू क्या रहेगा। तो जो एसेट हमारी बुक से बाहर हो रही है, एसेट गिवन, वो हमेशा कैरिंग अमाउंट पे होगी। वो हमेशा बाहर किस पे होगी, कैरिंग अमाउंट पे। तो टेलीकम्युनिकेशन का कैरिंग अमाउंट कितना है लाइसेंस का, सर ये 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए। तो ये बाहर होगी 5 लाख पर। अब बात आती है कि सॉफ्टवेयर जो आप बुक में एक्वायर कर रहे हैं उसे रिकॉग्नाइज किस अमाउंट पे किया जाएगा। तो इनिशियली किस पे मेजर किया जाता है, प्रायोरिटी ऑर्डर सेट है। सबसे पहला फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। तो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस जो आपने दिया है उसका फेयर वैल्यू गिवन है क्या, फेयर वैल्यू ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, यस, 5 लाख रुपए। तो पहला और जो प्रायोरिटी है वो यही था, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। 5 लाख पे मैं सॉफ्टवेयर को रिकॉर्ड करूंगा। भले ही मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर गिवन है, मैं फिर भी उस पर रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है। और प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, 5 लाख रुपए। ओके, तो सॉफ्टवेयर को रिकॉर्ड करूंगा कितने पे, 5 लाख पे। तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर हो गया। सर अगर बराबर नहीं होता तो बात करेंगे ना अभी। सन के बाद अर्थ लिमिटेड की बात करता हूं। अर्थ लिमिटेड, अर्थ लिमिटेड में क्या होगा, एक्वायर क्या हो रहा है सर, एक्वायर्ड एसेट है लाइसेंस, तो लाइसेंस डेबिट होगा और सॉफ्टवेयर क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री कर देता हूं टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस अकाउंट डेबिट, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू, जा क्या रहा है, सॉफ्टवेयर, टू सॉफ्टवेयर अकाउंट। ओके, जो एसेट जा रही है बाहर वो किस अमाउंट पे होगी, कैरिंग अमाउंट पे। तो सॉफ्टवेयर का कैरिंग अमाउंट कितना है अर्थ की बुक में, अर्थ की बुक में सॉफ्टवेयर का कैरिंग अमाउंट है 10,000। ओके, तो टू सॉफ्टवेयर में कर देता हूं यहां पर 10,000। फिर बात आती है लाइसेंस को रिकॉर्ड कितने पे करेंगे। तो लाइसेंस को रिकॉर्ड कितने पे किया जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। तो एसेट दे क्या रहे हो सर, एसेट दे रहे हैं सॉफ्टवेयर, क्या उसका फेयर वैल्यू गिवन है, बिल्कुल। फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर कितना, 5,20,000, 5,20,000। तो हम लाइसेंस को 5,20,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। ओहो सर ये क्या हो गया, लाइसेंस डेबिट हो गया 5,20 से, सॉफ्टवेयर तो क्रेडिट हुआ सिर्फ 60 से, बाकी 5,10 क्या है, बाकी 5,10,000 जो क्रेडिट में डिफरेंस रहा ना उसको बोलोगे प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट अकाउंट। कितना, 5,10,000, 5,10,000, सिंपल। चलिए ऐसे ही बाकी दो सिचुएशंस भी कर लेते हैं। सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2। ओके, देखो इसमें क्या होगा, सन लिमिटेड क्या एंट्री करेगा, ओहो सन लिमिटेड क्या एंट्री करेगा, सन लिमिटेड क्या एंट्री करेगा। तो सर सन लिमिटेड सॉफ्टवेयर एक्वायर किया है और लाइसेंस गिवन है, तो सॉफ्टवेयर डेबिट टू लाइसेंस करना होगा उसको। सॉफ्टवेयर डेबिट टू लाइसेंस देखते चलना है ना। अगर मैं ये एंट्री फिर से करूं, सॉफ्टवेयर डेबिट टू लाइसेंस, तो ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट टू लाइसेंस। ठीक है जी, मैं कहा ठीक है, सॉफ्टवेयर खरीदा है और लाइसेंस हमने दिया है, तो एंट्री यही होगा, बिल्कुल ये होगा। अब वैल्यूज की बात करते हैं। तो लाइसेंस का कैरिंग अमाउंट कितना था, सन लिमिटेड की बुक्स में लाइसेंस का कैरिंग अमाउंट था 5 लाख। तो एसेट जब बाहर हो रही है तो हमेशा कैरिंग अमाउंट पे होगी, बुक वैल्यू पे होगी 5 लाख।
बात आती है रिकॉर्ड कितने पे करना है सॉफ्टवेयर को। तो देखो सेकंड के अंदर क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉट मेजरेबल, हाउएवर कम्युनिकेशन लाइसेंस इज ट्रांजेक्टेड बाय अनदर कंपनी, मतलब उसका फेयर वैल्यू मिल गया 490। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, गिवन था लाइसेंस, लाइसेंस का फेयर वैल्यू हमको गिवन है 490, तो मैं 490 पे ही सॉफ्टवेयर को रिकॉर्ड करूंगा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन पे। अब बात आती है सर 10,000 का डिफरेंस आ गया, वो भी डेबिट साइड आया है, तो प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज आएगा कि लॉस ऑन एक्सचेंज, इस बार लॉस ऑन एक्सचेंज आ जाएगा। तो लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट कितना 10,000, बस सिंपल, लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट 10,000 टू टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, ये बैलेंसिंग फिगर में आ गया ना 10,000। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट सन के बाद अर्थ, अर्थ लिमिटेड क्या एंट्री करेगा, अर्थ लिमिटेड क्या एंट्री करेगा। तो सर अर्थ लिमिटेड में एसेट एक्वायर्ड कौन है, लाइसेंस, तो लाइसेंस अकाउंट डेबिट और गिवन क्या है सॉफ्टवेयर, तो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू सॉफ्टवेयर। ओके, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू सॉफ्टवेयर अकाउंट। एसेट गिवन क्या है सर, एसेट गिवन सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर का तो कैरिंग अमाउंट पे बाहर करेंगे, सॉफ्टवेयर को तो हम कैरिंग अमाउंट पे बाहर करेंगे 10,000, तो टू सॉफ्टवेयर कितना 10,000। लाइसेंस रिकॉर्ड कितने पे होगा, पहली प्रायोरिटी क्या होती है सर, लाइसेंस रिकॉर्ड होगा, पहली प्रायोरिटी होगी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, सॉफ्टवेयर का फेयर वैल्यू गिवन है क्या, नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉट मेजरेबल। दूसरा प्रायोरिटी होता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, तो लाइसेंस का फेयर वैल्यू गिवन है क्या, बिल्कुल लाइसेंस का फेयर वैल्यू गिवन है 4,90,000, तो मैं अभी एसेट को रिकॉर्ड कितने पे करूंगा 4,90,000 पे रिकॉर्ड करूंगा। ओके, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड पे। अब डिफरेंस जो आया है उसको क्या किया जाएगा, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट डन, कितना 4,80,000, 4,80,000 रुपए का प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज आ जाएगा। एक और सिचुएशन बचा है बस, सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर 3। ओके, तो क्या मैं, चलो वापस ही लिख देते ना, सन लिमिटेड और अर्थ, मैं सोचा था कॉपी मार लेता हूँ ना, मेरा वो बदमाश वाला दिमाग क्या बोलते हैं कि यार ठीक है यार थोड़ा सा टाइम बचा ले यार, और टाइम क्यों, मेहनत बचा ले यार। चलो कोई ना, सन लिमिटेड, सन लिमिटेड की बुक में क्या आएगा सर, जो एसेट खरीदा है एक्वायर्ड उसको डेबिट करना, तो सॉफ्टवेयर डेबिट होगा, लाइसेंस क्रेडिट होगा, तो हम कर देते हैं ना, सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट टू लाइसेंस, सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट टू लाइसेंस। अब जो एसेट बाहर जा रही है वो तो किस पे जाएगी, कैरिंग अमाउंट पे, तो लाइसेंस का कैरिंग अमाउंट कितना था सर, लाइसेंस का कैरिंग अमाउंट था 5,00,000 रुपए। ओके, अब रिकॉर्ड कितने पे, सॉफ्टवेयर कितने पे रिकॉर्ड होगा सर, सॉफ्टवेयर के लिए देखना पड़ेगा, पहला प्रायोरिटी होता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, दूसरा होता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड। इसने कहा नाइदर फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर नॉट टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस लाइसेंस कुड बी रिलायबली मेजर्ड, फेयर वैल्यू नहीं है तो किस पे होगा फिर, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन, और कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन पे अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो कैरिंग अमाउंट लाइसेंस का कितना था, एसेट गिवन का कैरिंग अमाउंट 5,00,000, सॉफ्टवेयर को भी कितने पे रिकॉर्ड किया जाएगा 5,00,000 पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, 5,00,000 टू 5,00,000 डन हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अर्थ लिमिटेड की बात करते हैं, अर्थ लिमिटेड की बात करते हैं। अर्थ लिमिटेड में क्या होगा, एक्वायर क्या किया लाइसेंस, तो एक काम करते हैं लाइसेंस डेबिट कर देता हूं, सॉफ्टवेयर को क्रेडिट कर देता हूं,
लाइसेंस डेबिट टू सॉफ्टवेयर, प्रॉफिट और लॉस देखा जाएगा ना अभी, क्या रहेगा, लाइसेंस डेबिट टू सॉफ्टवेयर अकाउंट। ओके, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस जो एसेट एक्वायर किया उसको डेबिट करना, सॉफ्टवेयर को क्रेडिट करना। सॉफ्टवेयर का कैरिंग अमाउंट कितना था सर, अर्थ लिमिटेड की बुक में सॉफ्टवेयर का कैरिंग अमाउंट था 10,000। तो किसी भी एसेट को बाहर करना हो तो कैरिंग अमाउंट पे बाहर होगा 10,000। कैरिंग अमाउंट जो बुक में वैल्यू है, एसेट शो हो रहा है, जैसे उसको क्रेडिट करोगे अब वो बैलेंस शीट से हट जाएगा। ओके, लाइसेंस को कितने पे रिकॉर्ड करोगे सर, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, दूसरा प्रायोरिटी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, दोनों नहीं तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन तो 10,000 था। तो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू सॉफ्टवेयर यहाँ पे कितना होगा, 10,000। डन है। चलिए, तो मेरा यहाँ तक है ना आपका पार्ट कितना कंप्लीट हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गए। अब आगे का टॉपिक हमको पढ़ना होगा, नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, तो कहां तक पूरा हो गया सर, हमने है ना यहां तक कंप्लीट कर लिया है, कहां तक, दिस वन। मेजरमेंट में सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इफ द एसेट इज परचेज्ड, ये पूरा हो गया। फिर उसके बाद डेफर्ड कंसिडरेशन हो गया, एक्सचेंज ऑफ एसेट हो गया। नाउ अब क्या, एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ओके, तो आज का जो लास्ट पार्ट रहने वाला है वो ये रहने वाला है, एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन तो एक चैप्टर है ना सर पूरा, बिल्कुल बिजनेस को, अगर आपने ओवरव्यू देखा होगा पूरा सिलेबस का, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन आपके एक अलग से चैप्टर है, बिल्कुल है। तो वहां का एक टॉपिक निकल के यहाँ पर अगेन आया, यहाँ पर आया है, एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। मतलब इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। इनिशियल मेजरमेंट ही चल रहा है अभी तक, इनिशियल मेजरमेंट ही चल रहा है, तो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, या चलो ठीक है, आपको तो कंबाइंड पीडीएफ दिखाया जाता है, तो दिस वन, फोर्थ नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट, अब तक 3 हो गए थे, नाउ फोर्थ पॉइंट, इनिशियल मेजरमेंट में फोर्थ, एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। मतलब इंटेंजिबल एसेट आपने एक्वायर किया किसमें, बिजनेस कॉम्बिनेशन। सर ये बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन को हम डिटेल में तो उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अभी इतना समझ लो, मान लो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में कंट्रोल एक्वायर किया, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। ओके, तो सर यहाँ पे कैसे होगा, एक एग्जांपल से समझना, एक एग्जांपल से समझना। ए लिमिटेड एक्वायर्ड, या यूं कहें एएम लिमिटेड, एएम लिमिटेड एक्वायर्ड डीएल लिमिटेड, एएम लिमिटेड एक्वायर्ड डीएम लिमिटेड, डीएल लिमिटेड फॉर रुपीज 50 लाख, 50 लाख रुपए में इसने क्या किया है, एक्वायर किया, एएम ने क्या किया, एक्वायर किया डीएल लिमिटेड को 50 लाख रुपीज में। बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट ऑफ डीएल लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ डीएल लिमिटेड। तो देखो बैलेंस शीट में क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है कितने का, 20 लाख का। तो डीएल लिमिटेड को एक्वायर किया तो उसकी बैलेंस शीट में क्या क्या था, एसेट और लायबिलिटी वो देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख, ये उसका कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट मतलब उसकी जो बुक में वैल्यू शो रखा है। फर्नीचर, फर्नीचर कितना, 5 लाख। पेटेंट, पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट हो गया है, 2 लाख। कॉपीराइट, कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट हो गया 1 लाख।
ओके, और कैश, कैश कैश कितना, 2 लाख रुपए का, कैश कितना, 2 लाख रुपए का। टोटल मिलके ये यहां पर हम टोटल लगा देते हैं, दैट इज 40 लाख, 40 लाख रुपए। अब देखते हैं लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 20 लाख। देन रिजर्व एंड सरप्लसेस कितना, 10 लाख। और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन कितना, 6 लाख रुपए का। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 4 लाख के। ऐसा करके ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड भी 40 लाख का हो गया। डन, 40 लाख सेम रहता है टोटल, बिल्कुल। तो ये डीएल लिमिटेड था जिसको आपने एक्वायर किया 50 लाख में। अब आपको क्वेश्चन में और क्या गिवन होगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है मान लो, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फेयर वैल्यूज भी गिवन है, फेयर वैल्यूज भी गिवन है। एक बात बताओ, किसी भी बिजनेस को आप एक्वायर कर रहे हो तो ये लैंड एंड बिल्डिंग उसने अपनी बुक्स में दिखा रखी है 20 लाख पे, तो तुम क्या उसकी कीमत 20 लाख लगाओगे या आज उसकी मार्केट में जो वैल्यूएशन वो लगाओगे, फेयर वैल्यू जो है वो लगाओगे? बिल्कुल सर, हम हर एक एसेट का, हर एक लाइब्रेरी का फेयर वैल्यूएशन पे ट्रीटमेंट करेंगे, फेयर वैल्यू ही प्रोवाइड करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का जो फेयर वैल्यू है वो कितना है, 35 लाख, 35 लाख सबका फेयर वैल्यू लिख देता हूं। प्लांट मशीनरी 12 लाख, फर्नीचर 4 लाख, पेटेंट 1 लाख, कॉपीराइट 1 लाख, कैश 2 लाख, कैश 2 लाख, और लॉन्ग टर्म लोन 6 लाख ही रख देते हैं। कैश भी 2 लाख इसलिए रखा क्योंकि कैश का जनरली फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू सेम होता है, कैरिंग अमाउंट सेम होता है। क्रेडिटर्स 3 लाख। अब एएम लिमिटेड ने एक्वायर किया 50 लाख में इसको, इसके बिजनेस को 50 लाख में एक्वायर किया। आप बताइए कि आखिर एएम लिमिटेड की बुक्स में एंट्री क्या होगा, पास एंट्री इन बुक्स ऑफ, in the books of AM Limited, in the books of AM Limited for business combination, for business combination, बताइए क्या एंट्री करेंगे, पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ एएम लिमिटेड फॉर द बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो देखो जरा सॉल्यूशन, नेट एसेट्स टेकन ओवर कितना है, आपने इसका बिजनेस एक्वायर किया, एसेट्स एक्वायर किया, बिजनेस एक्वायर किया मतलब अब इसकी एसेट और लायबिलिटी तुम्हारी एसेट और लायबिलिटी है, तो नेट एसेट्स टेकन ओवर कितना है देखो जरा। और पीसी कितना है, देखो सर अगर हम पीसी की बात करें तो पीसी था 50 लाख रुपए का, पीसी था 50 लाख रुपए का। नेट एसेट्स टेकन ओवर कितना है, नेट एसेट्स टेकन ओवर, जब भी नेट एसेट्स टेकन ओवर देखा जाएगा वो हमेशा फेयर वैल्यू पे देखा जाएगा, एट फेयर वैल्यू, एट फेयर वैल्यू। ओके, तो आपने जो एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर किया उसका अमाउंट कितना है, फेयर वैल्यू कितना है, तो लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, और ये सारी एसेट्स, ये सारी एसेट्स आप ऐड करते चलिए। फेयर वैल्यू कितना, 35, 12, 4, 1, 1, 2, 35, 4, सही पहले 12 था ना, 35, 12, 4, 1, 1, 2, ये सब रुपीज इन लैख, रुपीज इन लैख लिख देना, रुपीज इन लैख लिख देना, रुपीज इन लैख।
ओके, फिर उसके बाद लाइबिलिटीज लेस करना है तुमको, माइनस कर देना। लॉन्ग टर्म लोन 6 लाख पे देखा था और क्रेडिटर्स 3 लाख उसका फेयर वैल्यू था। तो आप जैसे ही लेस करेंगे 9 लाख को, कितना आएगा 35 और 12 47, 4 और 51 52 53 55 और 55 में से 9 लेस कर दोगे अगर, तो ये आएगा 46 लाख, 46 लाख नेट एसेट्स टेकन ओवर। अब एक बात बताओ, क्या सर हमने पीसी तो दिया कितने का, 50 लाख रुपए का पेमेंट किया 50 का, और नेट एसेट टेकन ओवर कितना 46 लाख, ये 4 लाख एक्स्ट्रा जो दिया वो क्या कहलाएगा, ये जो 4 लाख एक्स्ट्रा दिया वो क्या कहलाएगा सर, ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट होता है वो कहलाता है गुडविल। कम पेमेंट होता तो कहलाता कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होता गेन ऑन बार्गेन, क्या कहलाता गेन ऑन बार्गेन। जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट जाएगा वो कहलाएगा गुडविल। तो गुडविल क्या आएगा, पीसी माइनस नेट एसेट्स टेकन ओवर, पीसी माइनस नेट एसेट्स टेकन ओवर। तो पीसी था 50 लाख का और नेट एसेट्स टेकन ओवर है 46 लाख का, तो 4 लाख का क्या हो गया गुडविल। इसका मतलब आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो एसेट्स एक्वायर की हैं वो ये तो है ही, ये टेंजिबल टेंजिबल टेंजिबल, इंटेंजिबल इंटेंजिबल टेंजिबल, और साथ ही साथ ये वाली एसेट को भी आप रिकॉर्ड करेंगे। ये एसेट आपकी कहलाएगी क्या, परचेज्ड गुडविल। ये कहलाएगी क्या, परचेज्ड गुडविल। इसे भी आप अपनी बुक में एज एन इंटेंजिबल एसेट शामिल करेंगे। ओके सर, जर्नल क्या जाएगा, जर्नल, जर्नल क्या जाएगा, जर्नल एंट्री क्या जाएगी, किसकी बुक्स में, बुक्स ऑफ एएम लिमिटेड, बुक्स ऑफ एएम लिमिटेड। ओके, तो सर ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन यहाँ क्यों आया, इंटेंजिबल एसेट्स को हम बता रहे हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स आर टेकन एट फेयर वैल्यू, टेकन ओवर एट फेयर वैल्यू, और साथ ही साथ जो डिफरेंस होता है वो गुडविल होता है, जो डिफरेंस होता है गुडविल होता है, ये भी इंटेंजिबल एसेट है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक इंटेंजिबल एसेट जनरेट होगी अगर आपका पीसी, अगर आपका पीसी आपकी नेट एसेट्स टेकन ओवर से ज्यादा हुआ तो। okay, if pc exceeds net asset taken over then it creates goodwill, okay, then it is goodwill, yeah, you are making extra payment for the goodwill। okay, एंट्री क्या मारोगे तुम लोग यहां पर, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पेटेंट अकाउंट डेबिट, ये सब आप डेबिट कर दोगे कितने पे, उनकी फेयर वैल्यू पे, कितने पे, फेयर वैल्यू पे, कितना 35 लाख, 12 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख। तो ये हो जाएगा सब डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पेटेंट अकाउंट डेबिट, कॉपीराइट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, और साथ ही साथ क्या होएगा, साथ ही साथ गुडविल अकाउंट डेबिट भी होएगा, साथ ही साथ गुडविल अकाउंट डेबिट भी होगा। कितना आया था गुडविल, 4 लाख का। ओके, टू लाइबिलिटीज के नाम पे लॉन्ग टर्म लोन 6 लाख का, क्रेडिटर्स 3 लाख के थे तो उसको क्रेडिट कर दो, टू क्रेडिटर्स 3 लाख, टू क्रेडिटर्स कितना 3 लाख, और क्या जाएगा, टू पीसी परचेज कंसिडरेशन। अब पीसी में आप कैश भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई और एसेट भी दे सकते हैं, या कोई शेयर्स वगैरह भी दे सकते हैं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एटसेट्रा। ओके, तो ये आप पीसी में दे सकते हैं। पीसी कितने का था, 50 लाख का, पीसी कितने का था, 50 लाख का। डन, चलिए आप टोटल लगा लें, दोनों साइड सेम है ना, 35 47 51 2 53 55 और 59, और ये भी 59, डन, बराबर है। चलिए
समझ में आया क्या? तो अगर कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन में हुआ, एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो उसके बारे में अभी हम नोट्स पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं देखो, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन इज फेयर वैल्यू। किस पे एक्वायर करोगे? फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ द एक्विजिशन। याद रखना, फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन होगी, फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो फेयर वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करोगे। इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन आर रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली फ्रॉम गुडविल irrespective of whether the asset had been recognized by the acquirer before the business combination. ओके, ये क्या कह रहा है कि इंटेंजिबल एसेट जो आपने एक्वायर किया बिजनेस कॉम्बिनेशन में आर रिकॉग्नाइज सेपरेटली फ्रॉम गुडविल, जैसे पेटेंट और कॉपीराइट को आपने गुडविल से अलग रिकॉर्ड किया, और उसमें भी क्या कहा, irrespective of whether the asset had been recognized by the acquirer that is seller before the business combination। मतलब जैसे कोई एसेट है, मान लो यहाँ पे एक और एसेट होती, लेकिन बैलेंस शीट जो एक्वायरी है, एक्वायरी की बैलेंस शीट में वो एसेट नहीं होती, वो एसेट नहीं होती, लेकिन फिर भी उसकी फेयर वैल्यू आपको गिवन है, बैलेंस शीट में नहीं है बट फिर भी उसकी फेयर वैल्यू गिवन है। इसका मतलब डीएल लिमिटेड ने उसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा, लेकिन वो एसेट है ना। तो क्या करेंगे, जब एक्वायर किया जाएगा तो उसको आप नेट एसेट्स टेकन ओवर में शामिल करेंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड भी करेंगे एट फेयर वैल्यू। भले ही सेलर की बुक में नहीं है, फिर भी आप उसे अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ये बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली सर उसका कैरिंग अमाउंट हो गया 0, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू तो है ना, तो हम तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, सिंपल। बुक में रिकॉर्ड नहीं है मतलब उसका कैरिंग अमाउंट 0 है, ओके, बट फेयर वैल्यू है तो रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर कहा इफ पीसी एक्सीड्स नेट एसेट टेकन ओवर, तो डिफरेंस इज रिकॉग्नाइज्ड एज गुडविल, जो कि हमने किया, पीसी माइनस नेट एसेट्स टेकन ओवर। फिर क्या कहते हैं, इफ इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट सेपरेबल फ्रॉम गुडविल, अगर इंटेंजिबल एसेट्स को गुडविल से अलग नहीं किया जा सकता, देन रिकॉग्नाइज द इंटेंजिबल एसेट विद गुडविल, गुडविल में ही उसको रिकॉर्ड कर लो। जैसे कि स्किल्ड वर्कफोर्स है, काम भाई एम्प्लॉय बड़े अच्छे हैं, कस्टमर लॉयल्टी है, मैनेजरियल एफिशिएंसी, ये सब अलग से रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो जो भी आएगा, वो जो 4 लाख का डिफरेंस आया ना, वो यही सब के वजह से आया है। ओके, इंटेंजिबल एसेट्स आर सेपरेबल, अगर सेपरेबल हैं बट ओनली टुगेदर विद अनदर रिलेटेड आइटम, देन रिकॉग्नाइज द इंटेंजिबल एसेट विद रिलेटेड आइटम। सर ये क्या बोल रहे हैं, कभी कभी इंटेंजिबल एसेट क्या होती है, जैसे एक पब्लिशिंग टाइटल है और एक कस्टमर डेटाबेस है, पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर डेटाबेस। पब्लिशिंग टाइटल मतलब न्यूज़पेपर वगैरह का जो टाइटल है, जैसे अपना कॉमर्स एजुकेटर, कोई भी अपनी जो पोस्ट बनती है वो किस नाम से बनती है, कॉमर्स एजुकेटर नाम से बनती है। वैसे ही दैनिक भास्कर हो गया, ठीक है, राजस्थान पत्रिका हो गया वगैरह, जो भी राजस्थान की बातें बता रहा हूँ, या हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। तो ये सब क्या, पब्लिशिंग टाइटल्स और उनके जो कस्टमर डेटाबेस है, ये सब एक साथ बिकेगा। जब भी इसको सेल करना होगा न्यूज़पेपर को, तो ये डेटाबेस, कस्टमर का जो डेटाबेस है कि भैया हमारे कौन कौन से कस्टमर है और जो नाम है, वो दोनों एक साथ बिकेगा, अलग अलग नहीं बिकेगा। तो इसलिए कहा कि अगर इंटेंजिबल एसेट्स को सेपरेट किया जा सकता है, बट सेपरेबल है, बट ओनली टुगेदर विद अनदर रिलेटेड आइटम, सेपरेट कर सकते हैं लेकिन इस आइटम को अलग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इन दोनों को तुम एक साथ बुक करो, एक साथ रिकॉर्ड करो। ऐसे ही ट्रेड नेम एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ट्रेड नेम जैसे कॉमर्स एजुकेटर बिजनेस का नाम हो गया, एंड कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मतलब हमारा कहाँ कहाँ पे किस किस से अलग अलग जगह कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है माल बेचने के लिए, कि भैया हमारा माल किन किन को जाएगा, वो सब चीजें एक साथ सेल आउट होती हैं। तो इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जो सेपरेबल है बट ओनली टुगेदर विद अनदर रिलेटेड आइटम, अलग है लेकिन किसी के साथ है, सेपरेबल है बट अनदर रिलेटेड आइटम के साथ। तो ठीक है, कोई बात नहीं जी, रिकॉग्नाइज द इंटेंजिबल एसेट विद द रिलेटेड आइटम, डन। तो ये हमने क्या किया, एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन याद कर लिया है। वापस बोल रहा हूं, क्या क्या, फेयर वैल्यू पे करना, ठीक है, और अगर एक्वायर्ड किया है उनको गुडविल से अलग है तो उनको अलग से दिखाना, फिर गुडविल रिकॉग्नाइज करना, ये सब है। अगर गुडविल से अलग नहीं किया जा सकता, कोई बात नहीं जी, गुडविल में उसको काउंट कर लिया जाएगा। अगर सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन कहा कि नहीं मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं घरवाली के साथ आऊंगा, तो ठीक है जी, तुम दोनों एक यूनिट हो, तुमको एक साथ रिकॉर्ड किया जाएगा, सेम वैसा था। ओके जी, अलग नहीं, सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब सेपरेबल है लेकिन टुगेदर विद अनदर रिलेटेड आइटम। चलिए डन है क्या? अब इसके क्वेश्चंस हम क्या करेंगे ना, इसके रिगार्डिंग थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम हमारी अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होंगे एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन के 10, 11 और 12 तीन क्वेश्चन मिलेंगे क्या?
हाँ 3 क्वेश्चन हमको मिलेंगे, ये तीनों क्वेश्चन हम क्या करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।